हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर वबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन, मतलब कि आपको यहां पर ना तो कोई पेमेंट करना है ना ही कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करना है। आपको सभी वीडियोस मिलेंगे बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो चलिए बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो ये वीडियो होगा हमारा बुनकरों का क्या हुआ, है ना। तो बुनकरों को लेकर हम ये वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि बुनकरों का क्या हुआ, ये बातें हम यहां पर करेंगे। ये टॉपिक है आपका कक्षा 10वीं के इतिहास के चैप्टर नंबर 4 औद्योगिकीकरण के युग का, है ना। औद्योगिकीकरण का जो युग है उसी का एक चैप्टर है कि बुनकरों का क्या हुआ। जैसे हमने पिछले वीडियो के अंदर क्या पढ़ा था, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भारतीय कपड़े का युग देखा हुआ था, उसमें हमने सूती और रेशमी कपड़े का दौर देखा था, है ना, कि उसका दबदबा पूरे आप देखें अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर था। हमने ये सारी बातें करी थी। कपड़ा बनाते कौन है, तो कपड़ा बनाने वाले जो लोग हैं उनको आप क्या कहते हैं, ये है बुनकर, है ना। जो कपड़ा तैयार कर रहा है ये कौन है, ये लोग बुनकर हैं। जो आपका दबदबा रहा है ना सूती कपड़े का दुनिया भर में, वो दबदबा के पीछे ही ये लोग हैं। ये इतना अच्छा कपड़ा बनाते थे, यहाँ पर महीन कपास होती थी, उससे ये बहुत अच्छा कपड़ा बनाते थे। इस कारण से दुनिया भर में हमारे सूती और रेशमी कपड़े का बोलबाला या उनका दबदबा हुआ करता था। ठीक, तो अब देखें ये दबदबा रहेगा कि नहीं रहेगा, इनका क्या औचित्य था या ये लोग कैसे थे। तो दबदबा तो रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाने के बाद भी दबदबा रहेगा। तो भारत के कपड़े का जो निर्यात है उसमें गिरावट नहीं आई, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी के सत्ता का सुदृढ़ीकरण मतलब मजबूत होना, सुदृढ़ीकरण स्टार्ट हो गया था, मजबूत होना स्टार्ट हो गया था। ये 1760 के दशक के मतलब 1760 के दशक के बाद की बात है कि इस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी का सुदृढ़ीकरण भी होना स्टार्ट हो गया, है ना। सुदृढ़ होने लगी वो कंपनी, और उसके बावजूद भी निर्यात में गिरावट नहीं आई। क्यों नहीं आई निर्यात में गिरावट, तो इसके पीछे कारण क्या है। इसके पीछे कारण यह है कि ब्रिटिश जो कपास उद्योग है वो भी फैलना शुरू नहीं हुआ था। मतलब ब्रिटेन में जो कपड़ा बनता था, उनकी जो कॉटन इंडस्ट्रीज है या टेक्सटाइल है, उनने अभी अपना एक्सपांशन स्टार्ट नहीं किया था, उनने फैलना स्टार्ट नहीं किया था। दूसरा, भारत में जो बारीक कपड़ा है ना, भारत में जो बारीक कपड़ा बनता है, तो यूरोप में इस बारीक भारतीय कपड़े की मांग बहुत है। जब मांग बहुत है तो आपको भेजना पड़ेगा। यहां पर मांग बहुत है मतलब आयात करेंगे। कहां से आयात करेंगे, भारत से आयात करेंगे, तो ये इनको आयात करना पड़ेगा। इस कारण से जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, जो अपना सुदृढ़ीकरण कर रही थी या अपने आप को मजबूत कर रही थी, यहां पर वो कंपनी को इस पर क्या होता है, फायदा, उसके थ्रू व्यापार होगा तो उसको बीच में प्रॉफिट मिलेगी। तो कंपनी भी भारत से होने वाले कपड़े के व्यापार को के निर्यात को और फैलाना चाहती थी। क्यों फैलाना चाहती थी, क्योंकि उसको ये पैसा मिल रहा था, उसको फायदा मिल रहा था, क्योंकि भारतीय कपड़े का अभी बोलबाला था, उसकी मांग बहुत तेजी से चल रही थी। 1760 से 1770 के दशक में बंगाल और कर्नाटक में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्यात के लिए लगातार सप्लाई आसानी से नहीं मिल रही थी ना। ये निर्यात के लिए जो सप्लाई की बात की जा रही है, ये किस सप्लाई की बात की जा रही है कि जो हम महीन कपड़ा है, कहाँ का, भारत का, तो ये महीन कपड़ा इनको नहीं मिल रहा था, तो इसकी सप्लाई इनको आसानी से नहीं हो पा रही थी। जब रेगुलर सप्लाई नहीं होगी तो आय भी क्या होगी या लाभ भी क्या होगा, बीच बीच में रुक जाएगा। लाभ भी क्या होगा, रुक रुक कर होगा। कैसे होगा, रुक रुक कर लाभ होगा, रुक रुक कर लाभ होगा इनको। तो ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि भाई हमारी सत्ता स्थापित हो जाए। अगर इनको राजनीतिक सत्ता आ जाएगी तो फिर ये अपने हिसाब से चलाएंगे। तो राजनीतिक सत्ता मिलने के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलर सप्लाई नहीं मिल रही थी, लगातार सप्लाई नहीं मिल रही थी, उसमें आसानी इनको नहीं हो रही थी। और दूसरा बात क्या हो गई कि रेगुलर सप्लाई तो मिल नहीं गई, कॉम्पिटिटर और आ गए, प्रतिस्पर्धा और हो गई व्यापार में। मतलब हम भी वही काम कर रहे हैं, दूसरे भी आ गए, बोले ये बहुत कमा रहा है, हम भी दुकान खोल लेते। आपने देखा हो ना, मोहल्ले में एक ने कोई ने किराने की दुकान खोली, अरे बोले उनकी बहुत चल रही है, अपन भी खोल लेते हैं, तो किराने की दुकान तुरंत खुल जाती। बाद में पता चलता है क्या है क्या नहीं है। तो क्या होता है, मतलब ये कि धंधा जब कोई एक आदमी करता है, बिजनेस जब कोई एक आदमी करता है, तो क्या होगा, वहां पर उसकी नकल करके दूसरे लोग भी आएंगे, उसके पीछे पीछे आएंगे। तो क्या हुआ, वो क्या करेंगे, व्यापार में कंपटीशन बढ़ाएंगे, प्रतिस्पर्धा बढ़ाएंगे। तो व्यापार में प्रतिस्पर्धा हुई, किनके बीच में होड़ मचने लगी, तो फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली, है ना, और अंग्रेज तो थे ही थे, तो इनके बीच में क्या हो गई, होड़ मचने लगी। मतलब इनके बीच में आपस में प्रतिस्पर्धा होने लगी। किस चीज को लेकर प्रतिस्पर्धा होने लगी, तो प्रतिस्पर्धा हो रही थी बुने हुए कपड़े को हासिल करने को लेकर। ये बुना हुआ कपड़ा क्या था, तो ये बुना हुआ कपड़ा जो था वो कैसा था, महीन कपड़ा हुआ करता था। कैसा, इस महीन कपड़े को हासिल करने के लिए इनकी क्या होने लगी, प्रतिस्पर्धा होने लगी, आपस में होड़ होना स्टार्ट हो जाती है।
क्या होगा कि अब जब ये होड़ होगी, जब प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है, तो क्या होता है, कभी दुकान पर सौदा लेने गए हो, जब मोहल्ले में दो दुकानें और दोनों की आपस में बढ़ती ना हो और एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हो, तो आप जाओगे, आप मान लीजिए कि दुकानदार ए है और एक दुकानदार बी है ना, अपन ऐसे समझ लेते हैं। तो आप ए दुकानदार के पास गए कि बोले भैया दाल क्या भाव दी, तो उसने बोला कि दाल हमने दी आपको 180 रुपए किलो। बोले 180 रुपए किलो, बोले बी वाला तो 165 दे रहा है, बोले तो 165 हम भी दे देंगे। तो हमने एक बार यहां से ले ली, अब अगली बार गए यहां पर कि भैया आपने दाल कैसी दी, तो ये बोले हम 165 दे रहा है, बोले 165 दे रहा हो, बोले 160 तो यही दे रहा है। मतलब मोल भाव करेंगे ताकि क्या हो, दाम कम कर सके। तो मोल भाव का दौर स्टार्ट हो जाएगा। मोल भाव कौन करेगा, हर स्तर पर मोल भाव होगा, व्यापारी भी करेगा और जो बेचने वाला वो भी करेगा। तो बुनकर और आपूर्ति सौदागर खूब मोल भाव करने लगे, है ना, वो खूब मोल भाव करते, क्योंकि यहां पर क्या प्रतिस्पर्धा मची हुई है। बोले भाई डच को नहीं देंगे, हम तो फ्रांसीसी को दे देंगे, तुम भाव सही नहीं दे रहे तो हम पुर्तगाली को दे देंगे, तुम भाव सही नहीं दे रहे तो हम अंग्रेजों को दे देंगे। तो क्या होगा, ये अलग अलग जब खरीदार मिल गए तो ये आपूर्ति सौदागर और बुनकर खूब दबाकर मोल भाव करने लगे, इनको फायदा भी हो रहा होगा। अपना माल ये लोग किसको बेचते थे, जो सबसे ऊंची बोली लगाता था, उसी ऊंची बोली लगाने वाले खरीदार को ये लोग अपना माल बेचते थे। मतलब क्या हो गया कि इनको अब फायदा होना स्टार्ट हो गया। अब ये देखना, ये जिक्र देखना, यहां पर क्या हो गया कि यहां पर जो ऊंची बोली लगाएगा, तो मोल भाव में क्या हुआ, ये मोल भाव कौन है, जैसे आपने अपना कोई सामान ट्रॉली में भरा है ना, ट्रॉली में भरा यहां पर, और आप चले गए दुकान पर, यहां पर 6-7 दुकानदार खड़े हैं। अब इसमें से जो ज्यादा भाव लगा देगा, जो ज्यादा भाव लगा देगा, उस दुकानदार को क्या करेंगे, आप अपना जो हाथ ठेला ले गए इसका सामान वहां पर उतार कर दे देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो सामान यहां पर बोरियों के रूप में रखा हुआ था, इस सामान की क्या हो जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी, है ना। हो सकता है कि इसको आपको 10 रुपए बोरी मिलने वाले हो, लेकिन 4 लोग आ गए तो आपको 12 से 15 रुपए बोरी मिलना स्टार्ट हो गया हो। तो ये प्रतिस्पर्धा में ये फायदा हो जाता है कि जो सामान बेचने आते हैं, जब खरीदारों में प्रतिस्पर्धा चलती है तो आपके भाव बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ये ऊंची बोली लगाने वालों को अपना सामान बेचते थे। इस चीज का जिक्र अंग्रेज अधिकारी ने भी किया। लंदन भेजे गए कंपनी के एक अफसर ने आपूर्ति में मुश्किलें और ऊंचे दामों का बार बार जिक्र किया। वो बार बार लिखता है कि यहां पर दाम बहुत बढ़ जाते हैं, दाम बहुत ऊंचे हो जाते हैं। लेकिन एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता अगर स्थापित हो गई, है ना, राजनीतिक सत्ता स्थापित हो गई, तो उसके बाद कंपनी व्यापार पर अपना एकाधिकार का दावा कर सकती थी। तो वो अपने व्यापार पर एकाधिकार क्यों चाह रही है, व्यापार पर एकाधिकार चाह रही है लाभ के लिए। अभी लाभ क्यों नहीं हो पा रहा, अभी है प्रतिस्पर्धा, है ना। प्रतिस्पर्धा में क्या हो रहा है, 4 लोग आ गए हैं, डच आ गए हैं, है ना, पुर्तगीज आ गए हैं, फ्रांसीसी आ गए हैं और एंग्लो आ गए हैं। इन चारों के बीच में प्रतिस्पर्धा चल रही। इस कारण से क्या हो रहा है, चीजों के दाम क्या हो जाते हैं, दाम ऊंचे हो जाते हैं। तो ये क्या चाह रहे थे कि भाई ये दामों पर और बाजार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए हमको राजनीतिक सत्ता बनानी पड़ेगी, राजनीतिक सत्ता स्थापित करनी पड़ेगी। सत्ता स्थापित हो गई तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा एकाधिकार हो जाएगा और हमारे हिसाब से ही काम चलेगा। क्लियर। तो क्या हुआ कि अब उनने क्या सोचा कि भाई ये प्रतिस्पर्धा खत्म करनी पड़ेगी। अगर ये प्रतिस्पर्धा वो खत्म नहीं करते हैं तो फिर तो ये भाव चलता रहेगा, दाम हमेशा बोली लगती रहेगी, दाम हमेशा ऊंचे चलते रहेंगे। तो प्रतिस्पर्धा खत्म करने के लिए उन्होंने, और प्रतिस्पर्धा खत्म करने, लागतों पर अंकुश रखने, कपास व रेशम से बनी चीजों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था इन्हें लागू कर दी, है ना। एक नया सिस्टम भी लागू कर देंगे। भाई सत्ता तो नहीं आ पाई है, सत्ता की भी कोशिश की जाएगी, तो क्या होगा कि इससे प्रतिस्पर्धा खत्म कर देंगे। प्रतिस्पर्धा सबसे पहले खत्म करनी है, जो कॉम्पिटिटर है उनको हटाना है, साथ में लागतों पर अंकुश लगाना है कि जबरदस्ती महंगा हो जा रहा है ना। कपास और जो रेशम से बनी चीजें हैं उनकी आपूर्ति निश्चित करनी है, सुनिश्चित करनी है कि लगातार होती रहेगी कि नहीं होती रहेगी। इसके लिए उन्होंने प्रबंधन और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था चालू कर दी। ये व्यवस्था जो है वो एक बार में चालू नहीं हुई, इसे कई चरणों में चालू किया गया। पहला चरण आता है, पहला चरण क्या है, कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने के लिए कदम उठाया। और उन्होंने क्या किया कि भाई कैसे दलालों को खत्म करेंगे, तो इसके लिए उन्होंने प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया। कैसे करेंगे, देखो ये हो गई कंपनी। कंपनी क्या बात करती थी, कंपनी बात करती थी किसके साथ, सक्रिय व्यापारियों के साथ। मैं व्यापारी लिख देता हूं, व्यापारियों के साथ, और व्यापारियों के साथ साथ किसके साथ, दलालों के साथ। ये दलाल किससे बात करते थे, ये दलाल बात करते थे जो लोकल स्तर के सौदागर हैं उनसे बात करेंगे, है ना, जो स्थानीय सौदागर हैं उनसे बात करेंगे। और उनके साथ साथ क्या होगा, है ना, सौदागरों से बात करेंगे। और ये सौदागर किससे बात करेंगे, बुनकर से बात करेंगे। किससे बात करेंगे, बुनकर से बात करेंगे।
अब इसका मतलब क्या हो गया, कंपनी जो है वो कंपनी का डायरेक्ट नियंत्रण आप नहीं देख पा रहे। कंपनी पहले इनसे बात कर रही है, फिर ये इनसे बात कर रहे हैं, ये इनसे बात कर रहे हैं। मतलब अगर हर जगह प्रॉफिट होगा तो यहां पर भी प्रॉफिट जा रहा है, एक प्रॉफिट गया, फिर यहां पर प्रॉफिट गया, दो प्रॉफिट गया, फिर इनको तीसरा लाभ मिल पा रहा है। मतलब इन दो जगह से जाएगा। अगर मान लीजिए बुनकर ने कोई चीज 10 रुपए की दी है तो इन्हें एक चीज 11 की हो गई, फिर इन्हें 1 रुपए कमा लिया तो 12 की हो गई, फिर ये बेचेंगे तो 13 की हो जाएगी। अगर ये लोग डायरेक्ट आ जाए यहां पर तो इनको चीज 10 में मिलना स्टार्ट हो जाएगी और ये चीज 11-12 में बेचना स्टार्ट कर देंगे। या अगर 13 रुपए में भी बेचेंगे तो क्या होगा, लाभ इनको ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या हो गए कि भाई जो मीडिएटर है, मीडिएटर कौन हो गए, मीडिएटर जो लोग हो गए, मीडिएटर कौन हो गए, मीडिएटर हो गए ये दो लोग, कौन कौन से, ये सौदागर और व्यापारी है ना, ये दलाल, इनको हटाना है। अगर इनको आपने हटा दिया तो क्या हो जाएगा, कंपनी का सीधा संबंध बुनकरों से हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, ये नियंत्रण कहलाएगा, इसको कहा जाएगा प्रत्यक्ष नियंत्रण कहलाएंगे। क्लियर है बात कि इसको इन दोनों को हटाना है तो क्या हो जाएगा, बुनकरों पर कंपनी का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। तो प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की गई, दलालों सौदागरों को अपने से अलग करने की कोशिश की गई। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए कुछ वेतनभोगी कर्मचारी रख लिए जिन्हें गुमास्ता कहा गया। अब क्या कर दिया कंपनी ने, मतलब जो कंपनी हो गई, कंपनी के नीचे आ गए जो व्यापारी है, बिजनेसमैन है, उनके नीचे आ गए सौदागर है ना, और इनके साथ में दलाल थे, और इनके बाद क्या आ गए थे, इनके बाद आ रहे थे हमारे बुनकर। तो इनको अलग करके उन्होंने क्या कर दिया, इसको अलग कर दिया, यहां से अपना एक कर्मचारी बैठा दिया जिसको क्या कहते हैं, गुमास्ता कहते हैं। बात समझ में आ रही कि गुमास्ता की स्थिति क्या हो गई। तो गुमास्ता की स्थिति आप समझिए कि क्या हो गई, यहां पर देखो मैं अच्छे से बना देता हूं, गुमास्ता की स्थिति क्या हो गई। तो कंपनी जो थी है ना, कंपनी पहले किससे ले रही थी, कंपनी ले रही थी व्यापारी से और दलाल से। ये दलाल बात करते थे किसके साथ, ये दलाल बात करते थे जो स्थानीय सौदागर हैं या आपूर्तिकर्ता सौदागर हैं, और ये सौदागर बात करते थे बुनकर के साथ। इस कारण से कंपनी का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित नहीं था। कंपनी चाहती थी कि ये अलग हो जाएं, ये अलग हो जाएं, और इनकी जगह कंपनी कोई नए लोगों की भर्ती कराना चाह रही थी। वो नए लोग कौन है, तो यहां कंपनी ने इनकी जगह पर अपना एक अधिकारी बैठा दिया जिसको कहा गया गुमास्ता। क्या कहा गया, उसको कहा गया गुमास्ता, है ना। गुमास्ता को यहां पर बैठा दिया। ये गुमास्ता कौन है, तो कंपनी का एक वेतनभोगी कर्मचारी है, कंपनी की सैलरी पर काम करेगा। मतलब कि कंपनी का आदमी हो गया तो कंपनी का क्या हो गया, डायरेक्ट नियंत्रण। सीधा कंपनी किससे बात करने लगेगी, बुनकरों से बात करने लगेगी, और बात करने के लिए उसने एक अधिकारी रख लिया जिनको क्या कह दिया, गुमास्ता कह दिया गया। क्लियर बात, ये समझ में आएगी कैसे प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया, तो गुमास्ताओं के जरिए से प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया। अब दूसरे चरण में चलते हैं। पहले चरण की बात हो गई, तो पहले चरण का कंक्लूजन क्या निकला, पहले चरण के कंक्लूजन दो शब्दों में निकले, एक तो प्रत्यक्ष नियंत्रण, क्या निकले, प्रत्यक्ष नियंत्रण, और दूसरा क्या हो गया, इस प्रत्यक्ष नियंत्रण के लिए इन्हें क्या बना दिया, गुमास्ता, है ना। ये पहले चरण की हमारी दो इंपॉर्टेंट बातें निकली कि ये बुनकरों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण चाहते थे, और नियंत्रण के लिए इन्हें गुमास्ता नाम के अधिकारी अपॉइंट करे। अब बात आती है कंपनी को, जब दूसरे चरण में हम चले तो कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों पर, है ना, उन बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी। मतलब क्या हो गया कि अब यहां से एकाधिकार, है ना, व्यापार पर एकाधिकार करना स्टार्ट किया। मतलब अब आप माल किसी को नहीं बेच पाएंगे, अगर आप हमारे साथ व्यापार कर रहे हैं तो सिर्फ आप हमको माल बेचेंगे। ऐसा क्या, अगर आप दूसरे से व्यापार कर रहे हैं तो उस पर रोक लगा दी, नहीं तो हम आपसे सामान नहीं खरीदेंगे, या जो भी और समस्या होगी वो हम आप सुविधा दे रहे होंगे वो नहीं देंगे। तो क्या हो गया, यहां पर अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर क्या कर दी, यहां पर पाबंदी लगा दी। तो आप समझ रहे हैं ना, ऐसा होता है ना, कई बार मोहल्ले में देखा होगा आपने, होता कि नहीं, मोहल्ले में क्या होता है, बोले वहां से तुम सौदा लेते हो, बोले अगर आप कोई एक दुकान पर बराबर बराबर जाते हो और दो दुकानें मोहल्ले में, एक की पटती नहीं हो, कभी आप दूसरी दुकान पर चले गए तो आपको सौदा नहीं देता, वो कहता हमारे पास नहीं, जबकि है नहीं। तो ऐसा एक अधिकार, मतलब अगर दूसरे से व्यापार करोगे तो फिर आप हमारे साथ नहीं कर पाओगे। तो अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी। इसके लिए क्या होगा कि भाई आप क्या करें, तो ये कैसे हो पाएगा, लोग आपकी बात क्यों मानेंगे, लोग क्यों करेंगे, तो इसके लिए आपको कुछ लालच देना पड़ेगा। तो कंपनी क्या कर रही थी, उनको पेशगी की रकम देती थी। पेशगी मतलब एडवांस दे दिया, साथ ही साथ एक बार काम का ऑर्डर मिल गया, है ना, बुनकरों को काम का ऑर्डर दे दिया गया, तो कच्चा माल खरीदना उनको, तो कच्चा माल खरीदने के लिए कर्जा भी दे दिया। तो एकाधिकार करने के लिए उन्होंने दो चीजें अपना ली कि हम एडवांस देंगे कि भैया आपको काम करना, पेशगी दे दी, ऑर्डर दे दिया, है ना, ऑर्डर दे दिया, काय का, काम का ऑर्डर दे दिया कि आपको काम करना है। अब काम के लिए लगेगा कच्चा माल, कच्चा माल क्या है, कपास लगेगा, तो कच्चे माल की यहां पर आवश्यकता होगी। तो कच्चा माल कैसे आएगा, देखो कच्चा माल कैसे आएगा,
कच्चा माल खरीदने के लिए आपको चाहिए पैसा, और पैसा कैसे मिल रहा है आपको? कर्जे पर। तो अब क्या होगा कि भाई ये व्यक्ति हमको ऑर्डर भी दे रहा है और ऑर्डर देने के साथ साथ हमको पैसा भी दे रहा है कच्चा माल खरीदने के लिए, तो हम तो उसी से व्यापार करेंगे। तो हम सिद्धांतिक तरीके से बन गए और उन्होंने फिर हमको धीरे से बांध लिया, आप भाग ही नहीं पाए यहां पर। तो क्या हुआ, इन्होंने माल खरीदने के लिए कर्जा दे दिया। जो कर्जा लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमास्ता को ही देना पड़ता था, यही शर्त थी। कर्जा किसको दे रहे हैं? इसलिए तो एकाधिकार हुआ कि आप दूसरे पर काम नहीं कर पाएंगे, दूसरे के साथ व्यापार नहीं कर पाएंगे। उसके लिए उन्होंने शर्त क्या रख दी कि जो आपने कर्जा लिया है, तो कर्जा लेने के बाद आप अपना जो कपड़ा है बना हुआ तैयार माल है वो किसको बेचेंगे? गुमास्ता को। कौन है गुमास्ता? तो गुमास्ता वो लोग हैं जो कंपनी के द्वारा कुछ कर्मचारी अपॉइंट किए गए हैं, कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं जो अपनी खरीद करते थे। उसे वे किसी और व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। मतलब गुमास्ता के अलावा किसी और को बेचने का इनको अधिकार नहीं था, सिर्फ गुमास्ता को आप बेचेंगे। क्लियर? अब जैसे जैसे कर्जा मिलते गए, महीन कपड़े की मांग बढ़ने लगी, ज्यादा कमाई की आस में बुनकर पेशगी स्वीकार करने लगे। मतलब क्या हो गया कि ऑर्डर आया, है ना, ऑर्डर आया। मान लो कि हमारे पास कोई आया, उनने काम का या माल का ऑर्डर दिया, माल का ऑर्डर दिया तो ऑर्डर के लिए कर्जा चाहिए, कर्जा मिल गया, कर्जा मिल गया तो हमने उत्पादन कर दिया, उत्पादन कर दिया। अब क्या होगा कि ये प्रक्रिया तेज चल रही है, तो हम क्या कहने लगे, यार ये पूरी प्रोसेस तेज चल रही है, तो बोले हमें लाभ ज्यादा हो जाए, मतलब हमारी कमाई ज्यादा हो जाए। तो इस चक्कर में हम क्या करने लगे, बड़े बड़े ऑर्डर भी स्वीकार करने लगे कि आते जाओ। तो इससे क्या होगा कि आपको ऋण मिल रहा है बराबर, तो आप ऋण के जंजाल में फंसते चले जाएंगे, दलदल में जाते चले जाएंगे। इससे क्या हुआ, अब ये सारे काम तो होने लगे। और ये बुनकर जो लोग थे, है ना, जो लोग यहाँ क्या करने लगे कि ज्यादा कमाई की आस में बुनकर बड़ी पेशगी, बड़े ऑर्डर, बड़ी वानगी स्वीकार करना स्टार्ट कर दिए। तो इनके कुछ खेत हुआ करते थे, छोटे छोटे खेत हुआ करते थे, पट्टे हुआ करते, छोटे छोटे खेत, उस पर ये लोग खेती भी कर लिया करते थे। लेकिन बड़े बड़े ऑर्डर आने लगे तो इन्होंने क्या किया कि खेत अब क्या करें भाई, तो खेत से परिवार की जरूरतें बस चला पाते थे, परिवार की जरूरतें बस पूरी करते थे। लेकिन जब ऑर्डर बड़े आने लगे तो ये अपने जमीन को किस पर देने लगे, भाड़े पर देने लगे, और अपना पूरा समय बुनकरी में लगाने लगे। बोले कपड़ा बुनेंगे, ज्यादा कमाएंगे, खेत में क्या रखा है यहाँ पर। और जो पूरा परिवार है, पूरा परिवार भी यही काम करने लगा, चाहे आप बच्चों की बात करें, चाहे औरतें हों, सभी कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा था। कोई धागा बना रहा है, कोई सूत काट रहा है, कोई कपड़ा बुन रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है ना। जमीन किराए पर दे दी, पूरा फोकस किस पर, बड़े ऑर्डर ले लिए, तो ऑर्डर की सप्लाई करने पर पूरा ध्यान हमने लगा दिया। लेकिन जल्दी ही देखेंगे गांव में बुनकर और गुमास्ताओं के बीच टकराव हो गया, है ना। बुनकर और गुमास्ता, बुनकर मतलब माल की आपूर्ति करने वाले, गुमास्ता कंपनी की तरफ से नियुक्त अधिकारी जो माल को खरीदेंगे, उनके बीच टकराव की खबरें आने लगी। टकराव की खबरें आने के पीछे कारण क्या होगा कि कुछ ना कुछ व्यवहार, कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे। तो आप देखेंगे क्या हुआ कि जैसे टकराव की खबरें आई, तो इससे पहले आपूर्ति सौदागर, देखो क्यों टकराव की खबरें आने लगी, तो जो आपूर्ति सौदागर थे वो गांव में रहा करते, गांव में लोग बना रहे हैं तो वहीं से सामान खरीद लिया। तो आपूर्ति सौदागर गांव में रहा करते थे, है ना, बुनकरों के गांव में ही थे। इससे क्या कि बुनकरों को अगर कोई समस्या होती थी तो उनसे क्या थे, इनके नजदीकी ताल्लुकात थे। कोई समस्या है तो वो उनकी जरूरतों का ख्याल रखेंगे और संकट के समय मदद कर देंगे। तो यहां पर आप देखेंगे बुनकर और सौदागर का संबंध अच्छा था। कैसा था, क्योंकि एक तो एक ही जगह रह रहे हैं, जरूरत पड़ने पर ये इसकी मदद कर दिया करते थे। इस कारण से बुनकर भी इनके साथ अटैच थे, जुड़े हुए थे आपस में। लेकिन गुमास्ता लोग तो आया करते थे, घूमते फिरते, इनका कोई ऐसा व्यवहारिक संबंध तो था नहीं। जब व्यवहारिक संबंध नहीं था तो फिर क्या होगा भाई, टकराव की खबरें आएंगी। और गुमास्ता जो है, गुमास्ता क्या थे, नए गुमास्ता बाहर के लोग होने लगे, मतलब उस गांव के नहीं है, बाहर के लोग हैं। तो उनका उस गांव के साथ पुराना कोई सामाजिक संबंध नहीं है। मतलब ये नहीं है ऐसा कि भाई क्या है हमारा संबंध, ये हमारे काका हैं, ये हमारे दादा हैं, ऐसा कुछ नहीं। गांव में होता ना, काका कहते हैं, तो ये सारी, तो ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पर। बस वो आए और कैसा व्यवहार करने लगे, दम्भपूर्ण व्यवहार। दम्भपूर्ण व्यवहार का मतलब क्या है, घमंडी, एरोगेंट, है ना, घमंडी तरीके का व्यवहार इन्हें करना स्टार्ट कर दिया। और ये घमंडी व्यवहार इन्हें किया तो इससे लोग नाराज होने लगे। इसी कारण से गुमास्ता और गांव वाले या बुनकरों के बीच में टकराव की खबरें आने लगी। सिपाहियों व चपरासियों, ये लोग क्या थे, ये ऐसा घमंड क्यों, क्योंकि इनके साथ सिपाही और चपरासी आते थे। तो सिपाहियों और चपरासियों को लेकर आते थे, और माल समय पर अगर तैयार ना हो तो बुनकरों को ये लोग पीटते थे। जबकि सौदागर ऐसा नहीं करता था, वो गांव में रह रहा है तो उसको सारी समस्या पता है कि भाई घर में कोई बीमार हो गया था, कोई बाहर चले गए थे, कोई फंक्शन आ गया था, इन सब कारणों से आप ऑर्डर नहीं कर पाएंगे। तो जो गांव में रह रहा है वो देख रहा है, लेकिन जो बाहर से आ रहा है वो क्या देखेगा, अरे यार बोल तुम बहाना बना रहे हो। और इनके पास सिपाही है, चपरासी है, तो इन्हें बस उठाया बेंत और मारना चालू। मतलब उनको सजा देंगे, उनको पीटना स्टार्ट करेंगे। सजा क्या होगी कि बुनकरों को पीटा जाएगा और कोड़े मारे जाएंगे। कोड़ा समझते हैं ना, कोड़ा,
पिटे तो होंगे आप लोग, कोड़ा नहीं खाया होगा आपने। अगर आप एक कोड़ा खा लेंगे ना तो 50 लपड़ के बराबर का आनंद आ जाएगा आपको। समझ रहे ना, कोड़ा कैसा लंबी सी रस्सी होती है, घुमा के मारा जाता है, कई बार तो खाल तक निकल आती है, इतना तेज है ना। तो कोड़े मारना यहां पर स्टार्ट किए गए है ना, तो पीटेंगे और कोड़े मारे। तो इससे क्या हो गई, बुनकरों की स्थिति पर अब बात करते हैं कि बुनकरों की स्थिति, बुनकर किस स्थिति में चले गए है ना। बुनकरों के पास अपना कोई अधिकार नहीं रह गया, स्वविवेक नहीं रह गया। ना रह पाने का कारण क्या है, ना रह पाने का कारण क्या है कि इनने पेशगी स्वीकार की। पेशगी स्वीकार की तो कच्चे माल के लिए इन्हें कर्जा स्वीकार किया। कर्जा स्वीकार किया तो जो गुमास्ता है उनको ही इनको माल बेचना पड़ेगा। और यही क्या, ये पेशगी और कर्जे के कारण कंपनी ने क्या कह दिया कि आप दूसरे से व्यापार नहीं कर सकते, दूसरे से व्यापार नहीं कर सकते, ऐसा कंपनी के द्वारा कह दिया गया। अब क्या होगा कि गुमास्ता को ही माल बेचना पड़ेगा। और ये गुमास्ता लोग हैं, ये कैसे हो गए, ये घमंडी स्वभाव के हो गए, घमंडी स्वभाव के हो गए। और ये कोई बात समझने को तैयार नहीं थी। ये बुनकरों के साथ कैसा व्यवहार करने लगे, बुनकरों के साथ बुरा व्यवहार करने लगे। बुनकरों को क्या करने लगे ये लोग, तो बुनकरों को इनके द्वारा मारा पीटा जाने लगा। कैसा बुरा व्यवहार, मारने लगे, उनको पीटा जाना स्टार्ट हो गया, उनको पीटने लगे, पीटना और कोड़े मारना स्टार्ट कर दिया। तो अब बुनकर जाल में फंस गया, क्योंकि उसने तो कर्जा लेके रखा है। जब कर्जा लेके रखा है तो मना तो कर नहीं सकता, कर्जा तो चुकाना पड़ेगा। और कर्जे के कारण ही आप जाल में फंस गए कि आप दूसरे को बेच नहीं सकते। तो अब आपकी मजबूरी क्या हो गई, अब हमने समझ लिया कि आप फंस गए जाल में, अब कहीं नहीं जा सकते, मछली फड़फड़ाएगी बस, और क्या करेगी, कहीं जा ही नहीं सकते। तो बुनकरों की स्थिति हो गई कि ना तो ये मोल भाव कर पाएंगे, जो भी माल का रेट लगा दिया कंपनी के कर्मचारी गुमास्ता के द्वारा, उसी भाव पर आपको अपने सामान बेचने पड़ेंगे। जबकि हमने देखा था कि बुनकर और सौदागर लोग जब प्रतिस्पर्धा की स्थिति थी है ना, जब 4-5 कंपनियों के लोग आते थे तो ये अपने माल की बोली लगवाते थे और जो ज्यादा दाम देगा उसको बेचते थे। यहां पर क्या हो गया, एक ही व्यक्ति खरीदने वाला हो गया, जो भाव कह दिया उस भाव में बेचना पड़ेगा। और साथ ही साथ किसी और को माल नहीं बेच सकते थे कि अगर वो ज्यादा दाम दे रहा है तो उसको भी ये माल बेच नहीं सकते थे। उन्हें कंपनी से जो कीमत मिलती थी अपने माल की वह बहुत कम थी, लेकिन कर्जों के जाल में ऐसे फंसे थे कि वो कंपनी से बंधे रहे, कंपनी को छोड़ नहीं पा रहे थे। ये बात समझ में आई कि भाई बुनकरों की स्थिति यहां पर क्या हो जाती है। अब बुनकरों का संघर्ष देखेंगे कि बुनकर की जब स्थिति ऐसी हो रही है कि भाई वो फंस गया जाल में, कर्जे के छोड़कर जा नहीं पा रहा है, उसकी स्थिति गड़बड़ हो रही है, वो कर्जे के जाल में फंसा है, वो दूसरे को माल नहीं बेच पा रहा है, जो भाव कंपनी वाला गुमास्ता कहेगा उसी को ये माल बेचेंगे। तो इसमें क्या होगा कि बुनकर लोग अपने गांव छोड़ने लगे। ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी कर्नाटक और बंगाल में। कर्नाटक और बंगाल के जो बुनकर हैं वो अपने गांव छोड़कर जाने लगे। कहां जाने लगे, अपने रिश्तेदारों के यहां जाने लगे, किसी और गांव में करघा लगा लेते थे, वहां पर अपना काम चलाने लगे ताकि वो कर्जा ना देना पड़े, सामने ना आ पाए। इस कारण से क्या हो गए, ये लोग अपने यहां से जाने लगे, छोड़कर दूसरी जगह पर जाने लगे। और जब ये दूसरी जगह जाने लगे, गुमास्ताओं के द्वारा दबाव डाला जा रहा था माल को लेकर, तो अब क्या होगा कि भाई बुनकरों का और जो गुमास्ता थे उनके साथ टकराव तो हो ही रहा था, तो क्या होगा, इनका विरोध भी होगा। तो ये लोग कई जगह पर विरोध करेंगे। तो क्या होगा, कंपनी और उसके अफसरों का गांव के व्यापारियों के साथ मिलकर बुनकरों ने विरोध कर दिया। गांव में जो लोकल व्यापारी थे वो खरीदते, उनका भी धंधा चौपट हो गया। अब कंपनी डायरेक्ट खरीदने लगी, तो व्यापारी और बुनकर मिलकर उन कंपनी के गुमास्ताओं का या कंपनी का विरोध करना स्टार्ट कर दिया। कई सारे गुमास्ताओं ने, कई सारे बुनकरों ने यह कह दिया कि तुम्हारा लिया गया कर्जा हम नहीं लौटा पाएंगे। उन्होंने कर्जा लौटाने से मना कर दिया। और अगर कर्जे का ज्यादा दबाव डाला गया कि चुकाना ही पड़ेगा, बोले लोन नहीं बना रहे करघा, नहीं चला रहे करघा, क्या कर लोगे, अब हम कपड़ा नहीं देंगे आपको, तो करघे बंद कर दिए गए। खेतों में मजदूरी करने लगे, बोले हम मजदूरी कर लेंगे लेकिन हम आपका कर्जा नहीं चुकाएंगे, करघा नहीं चलाएंगे। 19वीं सदी आते आते तक कपास बुनकरों के सामने नई समस्याएं पैदा हो गई। कैसी समस्याएं कि भाई इनका धंधा चौपट हो गया है ना, इनकी आय तो घट रही होगी ना, जब इनका कर्जा जा रहा है तो आय तो घट रही होगी, तो इनके सामने कुछ समस्याएं आ जाती हैं। उन समस्याओं पर चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो के अंदर। तो यहां तक की बात आपको समझ में आई कि बुनकरों के साथ क्या हुआ। जल्दी से एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं बुनकरों के साथ क्या होता है। यहां पर निर्यात में गिरावट नहीं आई क्योंकि यूरोप में बारीक भारतीय कपड़े की डिमांड थी, कंपनी पैसा कमाना चाहती थी, कंपनी को सप्लाई नहीं मिल रही थी, कंपनी चाहती थी राजनीतिक सत्ता, व्यापार में प्रतिस्पर्धा थी, इस कारण से इनको बहुत अच्छे दाम मिलते थे बुनकरों को और सौदागरों को। कंपनी चाहती थी कि एकाधिकार स्थापित हो जाए, उसके लिए उसने प्रतिस्पर्धा खत्म करने, लागतों पर अंकुश लगाने है ना, और
कपास और रेशम से बनी चीजों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसने अपनी एक प्रबंधन और नियंत्रण की व्यवस्था अपनाई। इसको कई चरणों में किया। पहले चरण में प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया और उसके लिए उसने गुमास्ता को नियुक्त किया। दूसरे में क्या किया कि आप दूसरे के साथ खरीदारी नहीं कर सकते, इसके लिए उन्होंने आपको पेशगी दी और आपको कर्जा दिया ताकि आप दूसरे के साथ व्यापार ना कर पाए। बड़े बड़े ऑर्डर के चक्कर में ये बुनकर क्या करने लगे, अपनी जमीन पर खेती भी करना छोड़ दिया और इसी काम में करने लगे, पूरे परिवार को बुनकरी का काम करवाने लगे। लेकिन बहुत ही जल्दी टकराव की स्थिति आ गई, क्योंकि जो बुनकर है, जो गुमास्ता है, उनकी वो गांव में रहते नहीं थे, तो उनका कोई सामंजस्य इनके साथ था नहीं, इस कारण से टकराव होने लगा। गुमास्ता लोग घमंडी थे, वो बुनकरों का ऑर्डर पूरा ना होने पर उनको पीटते थे, मारते थे, कोड़े बरसाते थे। तो बुनकर इससे लड़ने लगे और बुनकरों की स्थिति ये हो गई कि ना तो मोल भाव कर पाएंगे, ना अपना सामान किसी को बेच पा रहे हैं। कंपनी जो कीमत देगी उसी पर आपको सामान बेचना पड़ेगा और वो कीमत बहुत कम हुआ करती थी, बस ये कर्जे से बंधे थे, इसी कारण से ये उनको माल बेच रहे थे। बुनकरों का संघर्ष देखेंगे कि वो गांव छोड़कर जाने लगे। बंगाल और कर्नाटक में स्थिति देखने को मिली। कंपनी और उसके अफसरों का गांव में व्यापारियों के साथ मिलकर बुनकरों ने विरोध किया, कर्जा लौटाने से मना किया, कर्जे बंद किए, खेत में काम कर लेंगे, कर्जा नहीं चुकाएंगे यहां पर। और आप देखेंगे कि जब ये सारा अपना व्यापार बंद करेंगे तो इनके सामने कई प्रकार की समस्याएं आ जाएंगी। तो हम कुछ बड़ी बड़ी समस्याओं के सामने इनकी बात करेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है और अपना एक एप्लीकेशन बनाया है। एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए आप टाइप करें magnetbrains.com। जैसे ही ये टाइप करते हैं आप हमारी वेबसाइट में प्रवेश कर जाएंगे। आप कोर्सेज के ऑप्शन पर जाएंगे, यहां पर आपको कई सारे कोर्सेज होंगे। जिस भी कोर्स में आप चाहते हैं उसके वीडियो आप देख सकते हैं। ये पूर्णतः निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई पैसा यहां पर नहीं लिया जाता है। मान लीजिए कि आपने हिंदी मीडियम सेलेक्ट किया, हिंदी मीडियम सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने कई सारी क्लासेस होंगी। तो आप मान लीजिए कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं, तो आपने क्या किया, क्लास 10th यहां पर सेलेक्ट किया है ना। ऐसे क्लास 10th पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लास 10th पर आपने क्लिक किया तो आपके सामने सारे वीडियो ओपन हो जाएंगे। सारे वीडियो ओपन हो जाएंगे तो अब आपको देखना है कि भाई आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन से टीचर से पढ़ना है। मान लीजिए कि आपने इतिहास पढ़ना है, तो आप इतिहास पढ़ना चाह रहे थे, तो आपने देखा कि हमारी बुक यही है, हमारे टीचर यही है। आपने क्या किया, वॉच नाउ पर क्लिक किया। जैसे ही आपने वॉच नाउ पर क्लिक किया आपकी पूरी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आ गई। अब जिस भी चैप्टर पर देखना है, भारत में राष्ट्रपति देखना है, क्लिक किया, सारे वीडियो खुल जाएंगे। जो भी वीडियो देखना है उसके सामने से वॉच नाउ लिखा हुआ है, उस वॉच नाउ पर आप क्लिक करेंगे, क्या होगा, ऐसा वीडियो चल जाएगा। पूरा वीडियो देखते गए, पूरा वीडियो देख लिया। देखने के बाद लगता है अगला वीडियो भी अभी देखना है, मन बहुत लग रहा है हमारा, तो अगला वीडियो देखने के लिए आप क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के बटन का उपयोग करेंगे और अगला वीडियो भी आसानी से देख पाएंगे। समझ में आई ना बात, कैसे करेंगे आप हमारी वेबसाइट का उपयोग। तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, आप जल्दी से जाकर मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करेंगे और जो वीडियो आए हैं उनको सबको फटाफट लाइक कर देंगे। अपने दोस्तों के साथ भी जल्दी से शेयर करेंगे, खूब शेयर करेंगे और कमेंट भी करेंगे। कमेंट कर हमें भी बताएंगे आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।